ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चे, सबसे पहली चीज जो आपको दिखानी है वो है बेले का एक इमेज, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि जो लंग के सेगमेंट्स होते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं और उनका क्या क्या नाम होता है। ये सेगमेंट्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसकी बेस पे मैं अभी आप लोगों को कुछ एमसीक्यू के पॉइंट्स लिखवाने लगा हूं। ठीक है, और उसकी सिग्निफिकेंस लिखवाने लगा हूं कि लंग के डिफरेंट सेगमेंट्स की सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले बच्चे एक थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आपको दे दूं कि जो लंग के सेगमेंट्स होते हैं दे आर एक्चुअली नोन एज ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स। ठीक है, राइट लंग और लेफ्ट लंग दोनों के अंदर जो ये सेगमेंट्स होते हैं ये 10-10 होते हैं। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट की अपनी एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल और सर्जिकल इंपॉर्टेंस है। ये आपके वाइवा का टिपिकल क्वेश्चन है। ठीक है, और आपके थ्योरी का भी क्वेश्चन है कि लंग के ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स का क्या फायदा है। आप लोग फर्स्ट ईयर के अंदर ये पढ़ के भी आए हैं। इसकी अपनी फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और सर्जिकल सिग्निफिकेंस है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि हर सेगमेंट की अपना न्यूरोवास्कुलर बंडल है। लेकिन एक चीज यहाँ पे मैं स्टेट करता चलूं कि लंग के हर सेगमेंट की अपनी आर्टीरियल सप्लाई है और अपनी नर्व सप्लाई है। ठीक है, और लिम्फेटिक ड्रेनेज भी अपनी अपनी है हर सेगमेंट की। लेकिन एक चीज है जो कि हर सेगमेंट के पास अपनी नहीं है, दैट इज वीनस ड्रेनेज। ये बात आपने मेरी याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपका ये। वीनस ड्रेनेज हर सेगमेंट की अपनी नहीं होती, बल्कि अगर मैं आपको ये कॉन्सेप्ट देता चलूं तो ये देखें, फॉर एग्जांपल अगर ये लंग के 3 सेगमेंट्स हैं और ये सेगमेंट्स के बीच में आपके सप्ता हैं जो कि सेगमेंट्स को सेपरेट कर रहे हैं, तो जो आपके लंग के सेगमेंट्स होते हैं उसमें हर एक की अपनी आर्टीरियल सप्लाई होगी। ठीक है, साथ ही साथ नर्व सप्लाई भी अपनी अपनी होगी और लिम्फेटिक जो है बच्चे वो भी अपनी अपनी होगी। लेकिन जो वीनस ड्रेनेज होती है वो सेप्टम के अंदर ट्रेवल कर रही होती है वेन, तो वो बेसिकली दोनों बायलैटरल सेगमेंट्स को ड्रेन करती हैं। बायलैटरल से मुराद ये कि दोनों एडजेसेंट सेगमेंट्स को ड्रेन करती हैं। ये एनाटॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऐसे कैंसर्स के लिए जो कि एक सेगमेंट में फॉर एग्जांपल अगर होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि कुछ ऐसे कैंसर्स होते हैं, आपको पता है, जो कुछ सार्कोमास होते हैं, जो सार्कोमास ब्लड के थ्रू फैलते हैं, और जो कार्सिनोमास होते हैं वो लिम्फेटिक्स के थ्रू फैलते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी एग्जिस्ट करती हैं कि कार्सिनोमास कुछ ब्लड सप्लाई के थ्रू भी फैलते हैं। तो आप ये देखें कि इन एक्सेप्शंस के लिए ये वाली सिग्निफिकेंस समझना बहुत जरूरी है। ठीक हो गया। दूसरी इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये 3 सेगमेंट्स हैं, 1 2 3, अगर किसी बंदे को अल्लाह ना करे सेगमेंट नंबर 1 के अंदर कोई पल्मोनरी मैस है, कोई कैंसर है, तो मैं, और मुझे ये पता चलता है कि सेगमेंट 2 और 3 की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो मैं सेगमेंट 2 और 3 की सर्जरी नहीं करूंगा, बल्कि मैं सिर्फ उस सेगमेंट को इफेक्ट करवाऊंगा जिसके अंदर वो कैंसर है, अगर मुझे बाकी सेगमेंट्स जो हैं वो कैंसर फ्री मिलते हैं। ये इनकी एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल और सर्जिकल सिग्निफिकेंस है। आई होप आपको यह बात क्लियर हो गई है। अब बच्चे आपका वक्त है एमसीक्यूज लिखने का। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं यहाँ पे सेगमेंट्स के हिसाब से बताने लगा हूँ, प्लीज उसको नोट कीजिए। बाद में मैं पहले आप लोगों को एक दफा सेगमेंट्स दिखा भी दूं, फिर हम लोग इसको देखते हैं। ये देखिए आपके लंग के डिफरेंट सेगमेंट्स इसने शो किए हैं। मेरा कर्सर फॉलो करेंगे। ये ऊपर बच्चे आपको दिया हुआ है राइट लंग और नीचे दिया हुआ है लेफ्ट लंग। एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए, राइट लंग के बच्चे 3 लोब्स होते हैं, अपर लोब, मिडल लोब, लोअर लोब, और लेफ्ट लंग के 2 लोब्स होते हैं, एक अपर लोब और एक लोअर लोब। एक सेकंड बच्चे वेट कीजिएगा। जी बच्चे, लेट्स रिज्यूम। मैं आपको ये बता रहा था कि दो इनके लोब्स का भी पता होना चाहिए और फिजर्स का भी पता होना चाहिए। राइट लंग के अंदर 2 फिजर्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल फिजर, एक ऑब्लिक फिजर, और लेफ्ट लंग के अंदर सिर्फ एक ही फिजर होता है। अब मैं इसके सेगमेंट्स के सिर्फ नाम आपको ले दूं। राइट अपर लोब में जो सेगमेंट्स हैं, इसका है एपिकल सेगमेंट, एंटीरियर सेगमेंट, पोस्टीरियर सेगमेंट। मिडल लोब में मीडियल और लैटरल सेगमेंट, और लोअर लोब के अंदर एपिकल, पोस्टीरियर, एंटीरियर एंड लैटरल सेगमेंट्स। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, कुछ सेगमेंट्स आपको यहाँ पे लैटरल सेगमेंट दिया है, तो इसी के काउंटर पार्ट में मीडियल सेगमेंट भी होता है जो कि यहाँ पे शो नहीं हुआ हुआ। ठीक है। अब ये चीज मैं एक और क्लियर कर दूं कि आपको हमने ये दिखाए हुए लंग्स जब हमने साइड से व्यू किए हैं, इनका जो मीडियस्टिनल एस्पेक्ट है वो हमने नहीं शो किया इस फिगर में, तो इसीलिए हमें मीडियल सेगमेंट यहाँ पे विजिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन होते यहाँ पे 10 सेगमेंट्स है। और एक और चीज यहाँ पे करेक्ट करता चलूं, बच्चे अपनी वीडियो ऑफ कीजिए नाजिश, कि आप लोगों के जो कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनके अंदर लिखा है कि दोनों लंग्स के अंदर 10-10 सेगमेंट्स हैं, लेकिन कुछ बुक्स के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि लेफ्ट लंग के अंदर 9 है।
लेकिन हम लोग बेले की फिलहाल इस बात को फॉलो करते हैं। नंबर 2, लेफ्ट लंग के अंदर सेगमेंट्स के नेम बच्चे देख लीजिए। अपर लोब के अंदर एपिकल सेगमेंट, पोस्टीरियर सेगमेंट, एंटीरियर सेगमेंट और लिंगुलर सेगमेंट, सुपीरियर लिंगुला, इंफीरियर लिंगुला, ठीक है। उसके बाद बेजल या लोअर लोब की बात करें तो एपिकल सेगमेंट, एंटीरियर बेजल, लैटरल बेजल, पोस्टीरियर बेजल और मीडियल बेजल सेगमेंट्स, ये आपके लेफ्ट लंग के सेगमेंट्स हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप लोग ये ड्रॉ करके दिखाएंगे मुझे प्रॉप के अंदर, लेकिन ये तो एग्जामिनर का राइट है, फाइनल ईयर में कुछ भी आपसे वाइवा में ड्रॉ करवाया जा सकता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे पहले इनकी सिग्निफिकेंस बता दूं। सबसे पहले बच्चे हम लोग देखते हैं कि राइट लंग जो होता है उसके डिफरेंट लोब्स की, उसके डिफरेंट सेगमेंट्स की क्या सिग्निफिकेंस है। तो राइट लोब के अंदर, राइट लंग के अंदर हम लोग दो लोब्स को पहले स्टडी कर लेते हैं, एक तो लोअर लोब और एक है बच्चे आपका अपर लोब। अब यहाँ पे ये देखें कि जो राइट लंग का जो लोअर लोब होता है उसके एपिकल सेगमेंट की ये सिग्निफिकेंस है कि वो बहुत कॉमन साइट होती है एस्पिरेशन निमोनिया की। प्लीज इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। एस्पिरेशन निमोनिया बहुत कॉमनली राइट लंग के अंदर मिलता है, और राइट लंग के अंदर मिलने की वजह क्या होती है ये भी आपको क्लियर कर दूं यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल अगर ये दो लंग्स हैं, ठीक है, ये राइट साइड का लंग है और ये लेफ्ट साइड का लंग है, तो जो ट्रेकियल बाइफर्केशन होती है वो इसके अंदर बिल्कुल वर्टिकल होती है राइट लंग में, लेकिन लेफ्ट लंग के अंदर एक एंगल पे होती है। तो जो भी चीज एस्पायरेट होती है वो डायरेक्टली वर्टिकली इस जगह पे आती है कंपेयर टू लेफ्ट लंग के अंदर। तो राइट लंग इज मोर प्री डिस्पोज टू इंफेक्शन एंड एस्पिरेशन, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, अब मैं सिग्निफिकेंस लिखवाऊं। राइट लंग का लोअर लोब जो है उसके एपिकल सेगमेंट की ये सिग्निफिकेंस है कि दैट इज अ कॉमन साइट ऑफ मेंडलसन सिंड्रोम। मैंने पहले भी बताया कि मेंडलसन सिंड्रोम इज एस्पिरेशन न्यूमोनिया। नंबर 2, जो आपका राइट लंग का लोअर लोब है उसका जो बच्चे बेजल सेगमेंट होता है, बिल्कुल जितने भी बेजल सेगमेंट्स हैं उनके अंदर एस्पिरेशन तब हो सकती है जब पेशेंट जो है वो इरेक्ट है, जब वो खड़ा हुआ है। लेकिन एपिकल सेगमेंट में एस्पिरेशन या मेंडलसन सिंड्रोम तब होती है जब पेशेंट सुपाइन है, लेटा हुआ है या कोमेटोज है, ठीक है। कोमेटोज यानी कि बेहोशी का शिकार है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं राइट अपर लोब की, राइट लंग के अपर लोब की सिग्निफिकेंस, कि उसके 3 सेगमेंट्स की सिग्निफिकेंस हम यहाँ पे देखते हैं। नंबर 1 एंटीरियर सेगमेंट, नंबर 2 पोस्ट एपेक्स और नंबर 3 पे पोस्टीरियर सेगमेंट। इनकी सिग्निफिकेंस भी नोट कर लें। जो एंटीरियर सेगमेंट होता है बच्चे, इसके यूजुअली जो लीजन्स होते हैं ये कैंसरस होते हैं। जो एपिकल लीजन्स होते हैं बच्चे, इसके अंदर पैन कोस्ट ट्यूमर जो होता है वो कॉमनली होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत कॉमनली मेडिसिन में भी सिनेरियो आता है, मेडिकल इमरजेंसी के अंदर मैंने खुद ये वाला केस पिक किया है, बहुत इजीली पता चल जाता है इसका। पैनकोस ट्यूमर क्या होता है? लंग की एपेक्स के ट्यूमर को कहते हैं, दैट यूजुअली लीड्स टू द प्रेजेंटेशन ऑफ हॉर्नर सिंड्रोम, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और जो आपका पोस्टीरियर सेगमेंट है राइट अपर लोब का, ये कॉमन साइट होती है टीबी के लिए, ठीक है, टीबी के लिए और एस्पायरेशन की एब्सेस के लिए। वैसे तो जो बाकी जगहों पे भी आपकी एस्पायरेशन जहां पे होती है वहां पे एब्सेस फॉर्मेशन हो सकती है। उसके बाद बच्चे हम लोग ये देखते हैं कि क्या लेफ्ट लंग की भी कोई सिग्निफिकेंस है, मतलब क्लिनिकली इस तरह। तो आप ये देखें कि जो आपका लेफ्ट लंग का लोअर लोब होता है उसका जो पोस्टीरियर सेगमेंट होता है वो बहुत कॉमन जगह है सिक्वेस्ट्रेशन सिस्ट की। अब आप लोगों को बिल्कुल नहीं पता होगा या बहुत कम बच्चों को पता होगा कि सिक्वेस्ट्रेशन सिस्ट क्या होती हैं। फोर्थ ईयर की पैथोलॉजी में रॉबिन्स के अंदर उसने बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि सिक्वेस्ट्रेशन सिस्ट बेसिकली सिक्वेस्ट्रेशन ऐसी चीजें होती हैं जिनके अंदर जो लंग का पैरेन्काइमा होता है वो डेवलप करने से रह जाता है। प्रिमिटिव कोई आप कह लें कि एम्ब्रियोनिक फॉर्म होती है वो, ठीक है, यानी कि उसके अंदर आपको पल्मोनरी पैरेन्काइमा और स्ट्रोमा दोनों मिलते हैं। इसकी मतलब थोड़ी बहुत मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, रियल लाइफ में ऐसा नहीं है कि रिजेम्बलेंस टेराटोमा से है, लेकिन ये एक्चुअली टेराटोमा नहीं होता, मैं सिर्फ एग्जांपल देने के लिए कह रहा हूँ। ये थी बच्चे आपके लंग्स के जो डिफरेंट सेगमेंट्स थे उनकी सिग्निफिकेंस। अभी मैं आप लोगों को एक और इमेज दिखाना चाहता हूं क्योंकि एनाटॉमी जो है बच्चों की वो भी काफी ज्यादा वीक है। बच्चे ये बेसिक जो आपकी लिम्फ नोड्स हैं लंग की ब्रोंकियल ट्री की, प्लीज इनके नाम एक दफा देख लीजिए ताकि आप लोगों को कैंसर की स्टेजिंग के अंदर पता हो। स्केलीन लिम्फ नोड्स जो कि नेक के अंदर खास तौर पे होती हैं और नेक के लोअर पार्ट में स्केलीन मसल से रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा पैराट्रेकियल लिम्फ नोड्स होती हैं
और इसके अलावा बच्चे सब एओटिक लिम्फ नोड्स एओटिक आर्च के नीचे एजाइगस वेन के नाम पे है ये, जहाँ पे वो आके ड्रेन होती है वीना केवा के अंदर। इसके अलावा ट्रेकियो ब्रोंकियल लिम्फ नोड्स जो कि ट्रेकिया और की जिधर बायफर्केशन है, और सब कैरिनल। ठीक है, कैरेना आपका पता है, आपको पता है ना कैरेना कौन सा पॉइंट होता है? कैरेना इज एक्चुअली द पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ ट्रेकिया इनटू टू ब्रोंकाई। और कैरेना की सिग्निफिकेंस ये होती है कि इट इज हाईली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कफ रिफ्लेक्स। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिक रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, ये आपको इनकी सारी बातें पता होनी चाहिए। इवन के 5 नंबर का सवाल भी ये फर्स्ट ईयर के बच्चों को आ चुका है किंग एडवर्ड्स के अंदर, कि कैरेना की सिग्निफिकेंस लिखें। ये इतनी इंपॉर्टेंट एक चीज है। उसके बाद आपको ये बताना चाहता हूं, मैंने मेडिसिन में बताया हुआ है, डिटेल में पढ़ाया आपको, लेकिन यहाँ पे अभी भी देख लें एक दफा कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस में FE1 FVC रेशो जो होता है वो 70% 80% से 70 to 80% से कम होता है, और रिस्ट्रिक्टिव डिजीजेस के अंदर 80% तक होता है, या 80% से ज्यादा होता है, इक्वल टू या ग्रेटर देन 80% होता है। मैं अभी इसकी डिटेल में कतन नहीं जाऊंगा। उसके बाद बच्चे देखें, जो नेक्स्ट इमेज आपको दिखाना है दैट इज आर्टीरियल ब्लड गैसेस। मैंने आप लोगों को मेडिसिन के अंदर डिटेल्ड लेक्चर डिलीवर किया था ABGs के ऊपर, पीएच के डिसऑर्डर्स को डिटेक्ट करने के लिए। आई होप कि मेडिसिन के लेक्चर जिन बच्चों ने लिए थे उनको अब अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया होगा, लेकिन जिन बच्चों को वैल्यूज नहीं याद, एक दफा मैं रिवाइज करवा दूं कि नॉर्मली जब हम लोग किसी की आर्टरी से सैंपल लेते हैं तो ये वाली वैल्यूज हमें रिसीव होनी चाहिए। ठीक है, ये इनकी जो नॉर्मल वैल्यूज हैं ये आप लोगों को आनी चाहिए मेडिसिन के लिहाज से भी और सर्जरी के लिहाज से भी डिटेक्ट करने के लिए। पीएच नॉर्मली ह्यूमन बीइंग की फिजियोलॉजिकल पीएच 7.35 टू 7.45, कार्बन डाइऑक्साइड 35 टू 50 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ऑक्सीजन 80 टू 110 तक होती है। स्टैंडर्ड बायकार्बोनेट की वैल्यू तकरीबन 22 टू 28 मिलीमोल या मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। एनायन गैस जो होता है बच्चे दैट इज 10 टू 16 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर या मिली मोल पर लीटर। ठीक है, और क्लोराइड जो होता है दैट इज यूजुअली 98 टू 107 मिली मोल पर लीटर। ये आपकी नॉर्मल वैल्यूज हैं ABGs की। उसके बाद बच्चे अब हम लोग अपना रियल टॉपिक स्टार्ट करते हैं दैट इज न्यूमोथोरिक्स। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को न्यू लिंक भेज रहा हूं, जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा।